हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कॉलोनाइजेशन एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स के बारे में। तो अभी तक हम देख रहे थे बंगाल और ज़मींदार के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। अब हमें कैसे पता चलता है कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, या इससे बचने के लिए ज़मींदार क्या कर रहे थे, या ज़मींदार को क्या दिक्कत आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है फिफ्थ रिपोर्ट से। ये सारे चेंजेस हमें फिफ्थ रिपोर्ट से पता चलते हैं। रिपोर्ट तो बहुत सारी आई, उसकी जो फिफ्थ रिपोर्ट थी, फिफ्थ सीरीज़ थी, उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में सबमिट किया गया था। 1002 पेजेस का था, जिसमें से 800 पेजेस में तो बस पेटिशंस थी। ज़मींदार की पेटिशंस थी, रयोट्स की पेटिशंस थी, कलेक्टर्स के रिपोर्ट्स थे, और भी बहुत सारा डेटा था, रिवेन्यू डेटा था, कितना रेवेन्यू आया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ बंगाल या मद्रास में, ये जो ऑफिशियल ने लिखा हुआ है। ये सारे पेटिशंस या ये सारे जो डेटा थे वो इस 800 पेजेस में आते हैं। और इस पूरे डॉक्यूमेंट में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, जो ये फिफ्थ रिपोर्ट के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल इंडिया में मिड 1760s में स्टैब्लिश किया था। अब रूल तो स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन जब से अब वो कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट तो थी नहीं, वो तो क्या थी, ट्रेड करने वाली कंपनी थी, और उसने अपना राज स्टैब्लिश किया था। तो ब्रिटिश में क्या थे, लोग उसकी एक्टिविटीज़ को बहुत ही ध्यान से देखा करते थे, डिबेट किया करते थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज किया करते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो ये कहते थे, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो ये कहते थे कि ये जो मिला हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने का, ये मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहते थे कि ये जो रॉयल चार्टर मिला हुआ है, ये जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं, ये जो उन्होंने अपना राज स्टैब्लिश कर लिया है, ये मोनोपोली जो है इसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए। तीसरा, कुछ ऐसे प्राइवेट ट्रेडर्स थे, ऐसे ग्रुप्स थे जो कहते थे कि इंडियन मार्केट में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार क्यों, और किसी भी कंपनी को आप लेकर आओ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज भले ही स्टैब्लिश किया, लेकिन है तो एक ट्रेडिंग कंपनी ही ना, ट्रेड करने वाली एक कंपनी ही है। तो कोई और कंपनी भी तो इंडिया में जा सकती है ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो इंडियन मार्केट में बस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए या और जो ब्रिटेन में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है उनके लिए भी रास्ते खोल देने चाहिए। वहीं पर कुछ और लोग कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई करते हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे जो कुछ भी कर रही है, उसका जो कुछ भी बेनिफिट आ रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को आ रहा है, वो हमें नहीं मिल रहा। मतलब कहने के लिए तो इंडिया क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी है, लेकिन जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहे हैं, ब्रिटिशर्स को तो कुछ नहीं मिल रहा। और फिर वहीं पर ऐसे भी कुछ लोग थे जो कहते थे कि इंडिया में मिस रूल हो रहा है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा, करप्शन हो रहा है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी चीज़ों को लिखने वाले भी बहुत सारे लोग थे, और ऐसी चीज़ें ब्रिटेन के जो है प्रेस में लिखी जाती थी, उनके अखबारों में छपा करती थी। तो जब इतना ज़्यादा अपोजिशन था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को लेकर, तो क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक एक्ट लेकर आया लेट 18th सेंचुरी में, इस कंपनी के रूल को कंट्रोल करने के लिए कि ये लोग अपने मनमानी से कुछ ना करें। तो इस रूल में क्या था, इस रूल में सिंपल था कि ब्रिटिश की जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, रेगुलर रिपोर्ट्स तैयार करने पड़ेंगे इन चीज़ों पर कि वो लोग कैसे वहाँ पे रूल कर रहे हैं, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वहाँ पर क्या क्या ये लोग लॉज लेकर आ रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, लोगों को ये पॉलिसीज़ कैसी लग रही है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। ये सारे रेगुलर रिपोर्ट्स उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर टाइम टू टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट करने पड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। और दूसरा क्या,
कि ऐसे रिपोर्ट्स बनाने के लिए कई बारी कुछ स्पेशल कमिटीज़ को भी अपॉइंट किया जाता था जो कि ये रिपोर्ट बनाने में हेल्प करती थी। जैसे अभी आप 5th रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हो, ये भी एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको एक सेलेक्टेड कमिटी ने जो है बनाया था और इसे सबमिट किया था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के रूल को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा जमकर बहस हुई थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। अब हमें ये तो पता है कि ये 5th रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ज़रिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है। लेकिन फिर भी 5th रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसे हम आंख बंद करके नहीं मान सकते। हाँ, ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे आंख बंद कर मान ले। हमारे रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो ऑदर उन्होंने आर्काइव्स, अदर जो डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं ज़मींदार, बंगाल ज़मींदार को लेकर, लोकल रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, वो सारी हिस्ट्री भी पढ़ी है। और ये सब को पढ़ने के बाद हमारे रिसर्चर्स का कहना है कि 5th रिपोर्ट में जो ज़मींदारी कोलैप्स हो रही थी, क्योंकि ज़मींदारी क्या है, शिफ्ट हो रही थी। अब ज़मींदार के हाथ में लैंड नहीं होती थी, अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे, ऑक्शन कर दी जाती थी उनकी लैंड। अगर उनके हाथ में है ही नहीं उनकी लैंड, तो वो क्या हुआ कि ज़मींदारी की जो पावर थी वो क्या है, कोलैप्स हो रही है। अब ये तो बात सही है, लेकिन उसने एग्जैगरेट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है कि किस लेवल पर लोग अपनी पावर लॉस कर रहे थे, या किस स्केल पर ज़मींदार जो है अपनी पावर, अपनी लैंड छोड़ रहे थे। ये ओवर एस्टिमेट कर दिया है, बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिख दी गई है। इतना भी नहीं था जितना उसमें लिख दिया गया है, क्योंकि वो 5th रिपोर्ट लिखने वाले लोग भी क्या थे, ब्रिटिशर्स ही थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना अच्छा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि हमको बेनिफिट होना चाहिए, ब्रिटिशर्स में और लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि काफ़ी सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ा कर लिख दी। बल्कि हमने भी पढ़ा है कि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज ज़मींदार ने भी अपनाए ज़मींदारी अपने हाथ में रखने के लिए, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये था बंगाल के बारे में। अब हम बंगाल से दूसरी तरफ चलते हैं, हम चलते हैं राजमहल हिल्स के बारे में और हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है द हो एंड द फ्लो। तो हमारे दूसरे टॉपिक में, अभी तो हम बंगाल के वेटलैंड्स में थे, अब हम थोड़े ड्राई वाले एरिया में जाएंगे। हम एक ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं है बल्कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। हम जा रहे हैं राजमहल हिल्स में, और इसी राजमहल हिल्स में हम चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पर कैसे जो है खेती होती थी, या यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपनी क्या पॉलिसीज़ लेकर आ गए थे। तो देखो, राजमहल की बात की जा रही है, अर्ली 19th सेंचुरी की बात की जा रही है। फ्रांसिस बकनन जो थे, ये ट्रैवल कर रहे थे, जगह जगह घूमते थे, और ऐसे ये राजमहल हिल्स पहुँचे। अब जब ये राजमहल हिल पहुँचे ना, तो यहाँ के एरिया को घूमकर इन्होंने बताया कि ये एरिया तो बड़ा कैसा लगता है, इम्पेनिट्रेबल लगता है। ऐसा एरिया लगता है जहाँ पर बहुत कम ट्रैवलर्स गए होंगे। एकदम बहुत घना सा ये एरिया है, बहुत ज़्यादा पेड़ है, ऐसा लगता है यहाँ पे जाते हुए डर भी लगता है। और यहाँ पर जो है, जो लोग हैं, जो थोड़े बहुत लोग हैं, वो किसी और का हम जंगल में आना या उनके एरिया में आना पसंद नहीं करते हैं, इसको लेकर खुश नहीं है। कई बारी तो वो अपनी जगह, अपने विलेज जो है खाली कर चले जाते हैं। अब कौन थे ये लोग, और ये इतने ज़्यादा बकनन के विज़िट को पसंद क्यों नहीं करते? तो देखो, बकनन कौन थे। बकनन जो थे वो एक फिजिशियन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। बाद में क्या हुआ, बाद में एक जगह से दूसरी जगह ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जाने लगे, और वहाँ के जाकर वहाँ की चीज़ों को नोट किया करते थे कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कितने ब्रिटिशर्स यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ये राजमहल हिल्स पहुँचे थे। अब इन्होंने अपनी डायरी में वो जगह लिखी है जो जो इन्होंने विज़िट की है। वहाँ के लैंडस्केप के बारे में लिखा है, वहाँ के लोगों के बारे में लिखा है, वहाँ की प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा है। तो हमें इनके अकाउंट से इतना तो 1 मिनट के लिए पता चल जाता है कि वो लोग कौन थे, लेकिन हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलता। उसके लिए हमें अदर सोर्सेज पर डिपेंड रहना पड़ता है। और अगर हम लेट 18th सेंचुरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि जिन लोगों की बात अभी फ्रांसिस बकनन कर रहे थे, वो को और कोई नहीं, उनको पहाड़ियाज़ कहा जाता है। ये पहाड़ियाज़ कौन होते हैं? ये राजमहल हिल्स में रहते हैं।
और ये अपना पूरी तरीके से किस पे, एग्रीकल्चर पे और फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि इनका घर जो है वो जंगल ही है और ये हमेशा शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या, कि एक लैंड का इनके पास टुकड़ा है, उस पर उन्होंने चीज़ें जो मान लो पहले से कोई पेड़ वगैरह है उसको काट दिया, जो बचा कुछ था उसको जला दिया, उस जलाने की वजह से, उस ऐश की वजह से अच्छे से जो है मतलब जो भी चाहिए लैंड को वो मिल गया। उसके बाद में क्या हो गया कि जब लैंड है उस पर फिर खेती की गई, अच्छे से खेती भी हुई, उसके बाद जो कुछ भी फसल मिली वो उन्होंने यूज़ कर ली। फिर कुछ टाइम पे वहाँ पे एग्रीकल्चर किया और फिर उस लैंड को छोड़ दिया कि अब कुछ टाइम के लिए ये फर्टिलिटी जो है फिर से रिगेन कर ले, तब तक के लिए वो क्या कहीं और चले गए, कहीं और उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो वो एक जगह एक ही लैंड पे फिक्स नहीं रहते थे, वो टाइम टू टाइम लैंड चेंज करते रहते थे, टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहते थे, इसलिए उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे और वो बहुत सारी चीज़ें उगाते थे, वो पल्सेस, दाल वगैरह, मिलेट्स वगैरह उगाया करते थे और वो हो का यूज़ करते थे। हो के ज़रिए ही क्या है धीरे धीरे अपनी लैंड को जो है स्क्रैच किया करते थे और फिर कुछ टाइम के बाद उस लैंड को छोड़ देते थे ताकि फिर से वो अपनी फर्टिलिटी को रिकवर कर ले, और फिर जब वो रिकवर कर लेंगे तो फिर वो उस लैंड पे आएंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए फिर वो वहाँ से दूसरे लैंड पे चले जाते थे। तो हर बारी वो क्या है नए एरिया में मूव करते रहते थे। उनको फॉरेस्ट से बहुत कुछ मिलता था, जैसे वो महुआ, एक फ्लावर होता है फूड के लिए, वो कलेक्ट करते थे, सिल्क कोकून्स यूज किया करते थे, रेजिन लिया करते थे सेल करने के लिए, वुड लिया करते थे चारकोल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे ही कई बारी वो अपने कैटल वगैरह को छोड़ देते थे इसी तरह, कहाँ पर, जंगल में, कि चरने वगैरह के लिए। तो ऐसे जो था उनका पूरा घर फॉरेस्ट ही था। वो क्या थे, वो हंटर भी थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी थे, वो फूड गैदरर्स भी थे, चारकोल प्रोड्यूसर भी थे, सिल्क वॉर्म रियरर्स भी थे। वो एक तरीके से फॉरेस्ट से जुड़े हुए थे। फॉरेस्ट जो है जो वो उनका घर ही था एक तरीके से, वहीं पर वो रहते थे। तो फॉरेस्ट को कैसे देखते थे कि एक ऐसा लैंड जो कि उनकी बेसिस है, उनकी आइडेंटिटी का भी, और साथ ही साथ उनके सर्वाइवल का भी बेसिस है। यानी फॉरेस्ट जो है वो एक तरीके से उनकी आइडेंटिटी थी, उनका घर था, और यहाँ पर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई बाहर से उनके एरिया में आए। इन्हीं लोगों के, इन्हीं पहाड़ियाज के क्या थे, चीफ्स भी हुआ करते थे। इन चीफ्स का काम क्या होता था कि ग्रुप को जो है जोड़ के रखना, उसमें यूनिटी जो है वो कायम रहे। कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करना, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या लोग झगड़ रहे हैं तो उसको शांत करना, और जब भी उन्हें लगे कि नहीं ज़रूरत है तो अपने लोगों को बैटल में लेकर जाना, युद्ध करना, ये सारी चीज़ें जो है उनका काम हुआ करती थी। अब क्या करते थे, पहाड़ियाँ जो है वो कई बारी जो है प्लेन्स में, यानी नीचे जहाँ पे ज़मीन पर आकर जो है लोगों को रेड कर लिया करते थे, गांव गांव चल जाते थे और वहाँ पे क्या कर लेते थे, रेड मार देते थे, कुछ चीज़ें जो है वो लूट के ले आते थे जहाँ पर सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट जो है वो रहते थे, या फिर जहाँ पर सेटल कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी। अब ये जो रेड्स होती थी ना, ये क्यों होती थी, देखो ये कई बारी सर्वाइवल के लिए होती थी। अब इनके पास अगर कुछ खाने के लिए या नहीं है, या फिर कुछ इनको चाहिए, और स्कार्सिटी, ईयर्स ऑफ स्कार्सिटी, मतलब जब इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास खाने पीने के लिए उतना नहीं है, तब इनको जो है ये सर्वाइवल के लिए जाकर लूटना पड़ता था। दूसरा, कई बार ये अपनी पावर दिखाना चाहते थे, इसीलिए भी ये लोग ऐसा काम किया करते थे, रेड किया करते थे। और कई बारी क्या है कि बाहर लोगों के साथ पॉलिटिकल रिलेशन को नेगोशिएट करने के लिए भी ऐसा किया करते थे। कैसे पॉलिटिकल रिलेशन, देखो अगर ये बाहर जाके लूटते थे ना और लोगों को गांव वगैरह में जाकर या फिर शहर वगैरह में जाकर, तो इसका रिजल्ट ये निकलता था कि जो ज़मींदार्स होते थे ना, वो एक कुछ अमाउंट देते थे इन चीफ्स को, इन पहाड़ियों के चीफ्स को, और ये कहते थे कि बस अब आप हमारे यहाँ पे सामान लूटने के लिए मत आना। ऐसे ही ट्रेडर्स वगैरह भी थे, वो भी कुछ अमाउंट दिया करते थे इन चीफ्स को और कहते थे कि आपके एरिया से मेरा जो है सामान जाना है, तो बस आप इतना इंश्योर कर दो कि मेरा जो सामान है उसे कोई नहीं लूटेगा, आप अपने लोगों में ये बात फैला दो। तो वो चीफ्स क्या करते थे, वो पैसे ले लेते थे, या वो जो एक तरीके से टैक्स का हो गया,
टॉल हो गया, वो ले लिया करते थे और उसके बाद कहते थे कि हाँ आपके सामान को कोई भी क्या है हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी लूटेगा नहीं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल रिलेशन भी ये लोग आउटसाइडर के साथ नेगोशिएट किया करते थे और इन 3 रीज़न की वजह से ये लोग रेड किया करते थे, यही रीज़न थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो नेगोशिएशन था ना ये टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई और ब्रिटिशर्स का क्या मानना था, फॉरेस्ट को क्लियर करो, फॉरेस्ट को क्लियर करो, सेटल्ड एग्रीकल्चर करो, उस वजह से क्या होगा, लैंड रेवेन्यू अच्छी आएगी, क्रॉप्स उगाओ एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रेड अच्छे से करो और इससे क्या होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा, ब्रिटिशर्स को अच्छे पैसे आएंगे। और इन लोगों का सीधा सा मानना था कि जो भी लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, डिसिप्लिन में होते हैं, सिविलाइज्ड वही होते हैं। और जो बाकी सारे जंगल में रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, अनसिविलाइज्ड रहते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें ऑर्डर्ड सोसाइटी बनना है, इसीलिए सेटल्ड एग्रीकल्चर करना चाहिए। और ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया कि गांव वगैरह को भी, मतलब जो सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उन्हीं को बोला कि जाओ फॉरेस्ट वगैरह को खाली करो, पेड़ वगैरह काटो और सेटल्ड एग्रीकल्चर को ही प्रैक्टिस करो और कुछ मत करो। ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे, वो उसे वाइल्डनेस के साथ में जोड़कर देखते थे। वो देखते थे कि फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उनको गवर्न करने में, और फॉरेस्ट को जो है क्लियर कर देना चाहिए, सेटल्ड एग्रीकल्चर होना चाहिए। फॉरेस्ट लोग जो सिविलाइज्ड है उनको सिविलाइज्ड बनाना है, वो अनसिविलाइज्ड है पहाड़ियाँ और उनको सिविलाइज्ड बनाना है, ऐसे ही वो चीज़ें मानते थे। अब क्या हुआ कि इस वजह से हील फोक जो थे और सेटल्ड कल्टीवेटर्स जो थे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब क्या है, अब ज़्यादातर पहाड़ियाँ पहले तो जब इनकी मजबूरी हुआ करती थी इसीलिए ये लोग जाते थे या लूटते थे गांव वगैरह को या रेड किया करते थे, लेकिन अब तो ये लोग जानबूझ के जाते थे सेटल्ड विलेजेस में और लोगों को लूटा करते थे, उनसे उनके फूड ग्रेन्स ले लेते थे, कैटल ले लेते थे। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स इनसे तंग आ गए और ब्रिटिशर्स ने इनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी लेकर आए 70s में, पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। ये पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन क्या थी, इसका मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स जो है वो अब कहीं भी पहाड़िया को देखते थे तो सीधा गोली मार देते थे, उनको जान से ही मार देते थे। मतलब अब उनको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बस शूट एट साइट का जो है उन्होंने एक तरीके से ऑर्डर दे दिया था कि जहाँ पर भी पहाड़िया दिखे बस उनको सीधा मार दो। ये पॉलिसी वो लेकर आए थे। फिर क्या हुआ 1780s में अगस्टस क्लीवलैंड, ये भागलपुर के कलेक्टर थे, ये एक और पॉलिसी लेकर आए, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन क्या थी, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन ये कहती थी कि पहाड़िया चीफ्स को ना एक तरीके से लालच दी गई कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, एक तरीके से हम तुमको सैलरी ही दे रहे होंगे और तुमको उसके बदले में क्या करना है, अपने लोगों को अच्छे से रखना है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो ये देखना है, पीस रहे तुम्हारे एरिया में ये देखना है और ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। तो बहुत सारे पहाड़िया चीफ ने तो मना कर दिया कि नहीं हमें तुम्हारे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इस चीज़ को मान गए उनके अगेंस्ट में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठने लगी इन्हीं पहाड़ियाज में। पहाड़ियाज क्या कहने लगे कि तुम तो एक ऐसे चीफ हो जो कि सैलरी ले रहे हो, तुम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही साथी हो क्योंकि तुमने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है उनके दिए हुए पैसों को। अब ये जो पैसिफिकेशन के कैंपेन्स थे ये चल ही रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, पहाड़ियाँ जो है वो धीरे धीरे माउंटेन में डीप चले गए और अपने आप को जो है बाहर के लोगों से एकदम हटा के रख लिया, एकदम उनसे कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिए गए। और फिर उस टाइम पे भी इनके वॉर जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ में चल रहे थे, इसलिए जब बकानन ट्रैवल करते हुए पहुँचे थे पहाड़ियों के पास में तो लोग उन्हें अच्छा नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को वो सारी चीज़ें याद आ गई, कैसे ब्रिटिशर्स ने उनके साथ बुरा किया, कैसे उन्होंने जो है पहाड़ियाज को मारना शुरू किया,
कैसे वो लोग ब्रिटिशर्स जो थे वो पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन लेकर आए। ये सारी चीज़ें जो है, मेमोरीज जो है, वो घाव जो है वो उनके ताज़ा हो गए, इसीलिए वो बिल्कुल भी बकनन को उस टाइम पे पसंद नहीं कर रहे थे। हर एक वाइट मैन को जब देखते थे तो उनको लगता था कि हर एक वाइट मैन एक तरीके से एक सिंबल बन गया है पावर का, एक ऐसी पावर का जो उनके लाइफ को, पहाड़ियाज़ के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल को जो है क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनसे उनके राइट छीन रहा है, उनसे उनका घर छीन रहा है, उनसे उनकी फॉरेस्ट को छीन रहा है। इसलिए बिल्कुल भी कोई भी वाइट आदमी दिखता था तो वो सीधा मानते थे कि ये तो ब्रिटिशर्स का साथी है और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब इस टाइम तक ना और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गई थी पहाड़ियाज़ के लिए, क्योंकि संथल्स आना स्टार्ट कर चुके थे। और ये संथल्स कौन थे? ये लोग फॉरेस्ट क्लियर करते थे, सेटल एग्रीकल्चर को फॉलो किया करते थे, हो का यूज़ नहीं करते थे, प्लो का यूज़ करते थे, राइस कॉटन उगाते थे, और लोअर हिल्स में ये इन्होंने आना स्टार्ट कर दिया था। और इस वजह से पहाड़ियाँ और ज़्यादा राजमहल में डीप जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि पहाड़ियों की लाइफ जो है वो अगर हो वाली है, तो ये जो संथल्स थे इनकी लाइफ जो है वो प्लो वाली है। और हो वर्सेस प्लो का ये जो बैटल था ये बहुत लंबा था, क्योंकि जो काम पहाड़ियाँ नहीं कर रहे थे वो काम ये संथल ने आके करना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं संथल्स के बारे में। देखो 1810 में जो है बकनन क्रॉस करते हैं गंजूरिया पहाड़। ये गंजूरिया पहाड़ जो है वो राजमहल हिल का ही पार्ट होता है। अब जब यहाँ से पास करते तो यहाँ पे एक गांव देखते हैं, उसकी लैंड को देखते हैं यहाँ पर कैसे जो है कल्टीवेशन बड़ा है, कैसे किसी ने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, इसकी जो रॉकी लैंड है यहाँ पर कैसे एग्रीकल्चर बढ़ा है, कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे उगाई जा रही है, यहाँ पे कैसे सॉइल है। तो जब वो पूछते हैं और लोगों से कि यहाँ पर एग्रीकल्चर को इतना बढ़ाया किसने, इतना एक्सटेंड किसने किया, तो लोग कहते हैं ये तो संथल्स ने किया है। संथल्स इस एरिया में 1800 से आना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे लोअर स्लोप्स में रहना स्टार्ट कर देते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी लैंड में क्या है, बसना भी शुरू कर देते हैं। अब ये संथल्स जो है वो राजमहल ही आए कैसे? तो देखो संथल्स जो है वो उन्होंने बंगाल में आना 1780 से ही स्टार्ट कर दिया था। और किसके थ्रू आए थे वो? ज़मींदार्स उनको हायर किया करते थे एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने के लिए। ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर थे वो भी उनको इनवाइट करते थे कि तुम आकर जंगल महल में क्या करो, सेटल हो जाओ। क्योंकि वो लोग ब्रिटिशर्स जो है वो पहाड़िया को तो बदल नहीं पाए, पहाड़िया ने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं, हम तो बिल्कुल भी सेटल एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। तो क्योंकि अब वो पहाड़ियाँ उसको नहीं बदल पाए, इसीलिए वो क्या चाहते थे कि संथल्स आ जाए और संथल्स हमारा वो काम कर दे और सेटल एग्रीकल्चर को क्या करे, प्रैक्टिस करने लगे। क्योंकि संथल्स जो थे वो क्या थे, एक आइडियल सेटलर्स थे जो कि फॉरेस्ट को क्लियर करते थे। वहीं पे पहाड़िया ने सीधा कह दिया था कि हम तो फॉरेस्ट को बिल्कुल भी काटने नहीं वाले और सेटल्ड कल्टीवेशन तो कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वहीं पर संथल्स जो है वो प्लो का यूज़ करते थे, पहाड़ियाज हो का यूज़ करते थे। संथल्स को कैसा मानते थे ब्रिटिशर्स? पीसफुल सेटलर्स है, जो बोलो वो मान जाते हैं। पहाड़ियाज को कैसा मानते थे? ट्रबलेंट मानते थे, क्योंकि ये लोग सेटल्ड कल्टीवेशन पर भरोसा नहीं करते थे, उसको प्रैक्टिस नहीं करते थे। और वहीं पर ब्रिटिशर सेटल्ड कल्टीवेशन को ही अच्छा मानते थे। तो अब क्या है, संथल्स जब आ गए तो संथल्स को लैंड दे दी गई। कैसी लैंड दे दी गई? राजमहल के फुट हिल्स में उनको बसाना शुरू कर दिया। और 1832 तक आते आते एक लैंड जिसको कि दामिनी को कहा गया वो संथल्स को दे दी गई। और इस लैंड को क्या कहा जाता था? लैंड ऑफ द संथल्स, संथल्स की लैंड कहा जाता था। और इसके बदले में संथल्स को क्या करना था? प्लो एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चर को फॉलो करना था। और जो एरिया उनको दिया गया था उसका 1/10 एरिया जो है वो आने वाले 10 सालों में उसको कल्टीवेट करना था, वहाँ पे अच्छे से खेती बाड़ी करनी थी। और जो टेरिटरी उनको दी गई थी वो कैसी थी? वो पहले से सर्वे की गई थी, उसका मैप बनाया गया था, जो बाउंड्री थी उस पर पिलर्स कर दिए गए थे। मतलब एक तरीके से उस एरिया को सेपरेट कर दिया था दामिनी को किस एरिया से? जहाँ पे पहाड़ियाँ रहते थे और जहाँ पे जो प्लेन वाले लोग रहते थे, इन एरिया से एकदम सेपरेट कर दिया गया था इन बाउंड्री के थ्रू। अब ये तो उनको लैंड वगैरह मिल जाती है,
लेकिन जैसे ही दामिनी को मिलता है, संथाल जो है वो अपना एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता है, उनकी जो पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ है, वो बहुत तेज़ी से होती है। हमें बताया कि 1838 में संथल के सिर्फ 40 ही विलेज थे, बल्कि 1851 में जाकर 1473 अराउंड 50 विलेजेस हो जाते हैं। इतने कम टाइम पीरियड में उनकी इतनी बड़ी ग्रोथ होती है। ऐसे ही पॉपुलेशन 3000 से लेकर 82,000 तक बढ़ जाती है, और वो इतनी तेज़ी से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं, कल्टीवेशन को एक्सपेंड करते हैं, कि जिस वजह से बहुत अच्छा रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स को। तो ये हमें यहाँ पे बताया हुआ था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे उनके दामिनी को में आने के बाद। अब संथल जो है वो हमेशा क्या है, मिथ्स या सॉन्ग्स गाया करते थे 19th सेंचुरी में अपनी हिस्ट्री के बारे में, कि वो जगह जगह से घूमते हुए आए हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनकी एक टायरलेस जर्नी रही है। वो एक जगह से दूसरी जगह बस एरिया ढूंढते हुए आए हैं कि एक ऐसा एरिया मिल जाए जहाँ पर सेटल हो जाए वो, और हमें लगता है कि दामिनी को एक ऐसा एरिया था जो उनको मिल गया, और उनकी जो ये सर्च थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।